हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल मेरे लाडलो। हेलो 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 हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के? आ, अच्छा, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने गुड इवनिंग बोल दिया था क्या? चलिए, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो 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 हेलो। क्या हाल है मेरे लाडलो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कैसा चल रहा है जीवन? सर जीवन तो बड़ा मुश्किलों में चल रहा है, पेपर आ रहे हैं क्योंकि। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मॉडल पेपर 4 शुरू करेंगे हम हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। ठीक है ना? बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार सी चीजें जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ओके। कहाँ पर है रे भैया? जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट का टाइम दीजिए जरा मुझे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा मॉडल पेपर। और कुछ इस तरह से फोर्थ हमारे पास में मॉडल पेपर मेरे लाडलो। पहला ही क्वेश्चन आपकी नजर निगाह के सामने कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, इसका जरा जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस आंसर्स आप सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। आई होप सो आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना? बेटा थोड़ा सा डायग्राम वाला काम बेटा आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? डायग्राम जो है वो मैं बता देता हूं कि भाई ये वाला डायग्राम बनाना है, ये सब ये इस तरह से बनाना है। इस पीडीएफ के अंदर, इसके अंदर डायग्राम को एज इट इज बना करके देना इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई डायग्राम आपको बने हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, डायग्राम वाला काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो आओ। इस सवाल का जरा फटाफट से आंसर देने का जरा प्रयास कीजिएगा। जहां पर जरूरत होती है मैं आपको डायग्राम दे देता हूं, जैसे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया था। ओके ना? चलिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको देना है। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जो द्विगुण निषेचन है वो किसमें पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें पाया जाता है? ठीक है ना? अब दिख रहा होगा, फुल जूम कर दिया मेरे बच्चा, अब तो पूरा दिख रहा होगा। ओके, चलिए सवाल का आंसर दीजिएगा फटाक से। ओके, पोल स्टार्ट कर दूं मैं? चलिए भैया, तो पोल स्टार्टेड है। बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर, इस सवाल का जरा आंसर दीजिएगा, इस सवाल का आंसर दीजिएगा। ओके, हाँ जी, क्या आता है हमारे पास में इस सवाल का करेक्ट आंसर? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया मेरे लाडलो। डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब आपकी पूरी क्लास 12th बायोलॉजी की अगर बात करूं तो उसमें एक ही प्लांट का नाम आता है और वो हमारे पास में मेरे लाडलो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस सवाल का जो हमारे पास में हम करेक्ट आंसर देते हैं वो आता है क्या? एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे पास में करेक्ट आंसर आता है। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारे पास में इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडलो? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? मार्ट साहब कोई समस्या नहीं, 77% बच्चों ने इसका आंसर दिया है।
बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है मेरे लाडलो। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस केवल और केवल आवृतबीजी प्लांट्स के अंदर देखने को हमको मिलती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस सवाल का जो आंसर है वो हमारे पास में सी आता है। चलिए अगला सवाल आपकी नजर निगाह के सामने ये रहा हाजिर। इस सवाल का जरा आंसर दीजिएगा। सवाल में हमसे पूछा गया कि भैया जो पेनिसिलिन है इसका उत्पादन होता है, पेनिसिलिन की जब हम बात कर रहे हैं तो पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो किससे होता है, ये हमसे पूछा गया है, बताइएगा। अच्छा सवाल है मेरे लाडले, बहुत अच्छा सवाल है। पोल स्टार्ट कर दूं मैं? यस, पोल स्टार्टेड मेरे लाडले। बहुत 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 अच्छा सवाल है कि पेनिसिलिन का उत्पादन किससे होता है। ओके, बताएं, इस सवाल का आंसर दीजिएगा। इस सवाल का आंसर दीजिएगा। यस, गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या आएगा करेक्ट आंसर? मेरे लाडलो, जो पेनिसिलिन है हमारे पास में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, खोजा था। और ये क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही क्या करते हैं, वो मारने का काम करते हैं। सूक्ष्म जीवों से बनाए गए हैं और सूक्ष्म जीवों को ही मारने का काम कर रहे हैं। उन्हें, उन केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक नाम दे देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन था। इसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। और किससे डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक कवक से, एक फंगस से मेरे लाडलो क्या किया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। तो इस सवाल का जो हमारे पास में करेक्ट आंसर आता है वो आता है क्या, कवक के द्वारा। इसको फंगस के द्वारा बेटा जी क्या किया गया था, डिस्कवर। 78% बच्चों ने इसका आंसर दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने कहा है बैक्टीरिया के द्वारा। गलत बात है मेरे लाडले, बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। फंगस हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोनों ही सवाल बहुत अच्छे थे और बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ने इन दोनों सवालों का आंसर दिया है, मतलब 80% ने भी जवाब नहीं दिया है। आप ये मान के चलिए कि भैया आपका पेपर जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये वही पेपर है। और अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे लाडले तो फिर हमसे क्यों नहीं बन रहे हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं स्पेशली अलग से लिखाता हूं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलियम को, और पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक कवक से, फंगस से क्या किया था, डिस्कवर किया था। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का एक चैप्टर है और उसी चैप्टर से लिया गया हमारे पास में क्या था, सवाल था ये। चलिए अगला सवाल पूछा गया कि जल परागित पादप है, हमारे पास में ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जो कि जल परागन करता है, वाटर पॉलिनेशन करता है, उस प्लांट का हमको नाम बता रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं जल परागित पादप के बारे में, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हाइड्रेला, दूसरा है हमारे पास में समुद्री घास, तीसरा है हमारे पास में वेलेसनेरिया और चौथा है हमारे पास में उपरोक्त सभी। मेरे लाडलो, वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो इन तीनों प्लांट्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि करेक्ट आंसर हमारे पास में डी निकल करके आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारे पास में उपरोक्त सभी। ये तीनों ही प्लांट्स वाटर पॉलिनेशन के एग्जांपल होते हैं। सिर्फ 81% बच्चों ने इसका आंसर दिया है। सवाल बहुत इजी है मेरे बच्चा, वाटर पॉलिनेशन से सवाल आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा होते हैं। और अगर ये सवाल हम गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी नजर निगाह के सामने, ठीक है ना। इस सवाल का जरा आंसर दीजिएगा। इस सवाल को मैं आपको इधर भी दिखा देता हूं ताकि अगर उधर देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इधर से देख करके क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। हमसे पूछा गया है कि भैया निम्न में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है, गैर संक्रामक रोग कौन सा होता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया। बताएं, फटाक से इसका आंसर बताइए। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर क्या कीजिएगा, बताइएगा। पोल स्टार्ट, ओके पोल स्टार्ट। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है मेरे लाडले, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। ओके बहुत बहुत हमारे पास में क्या है, ये इजी सवाल हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बार पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर सवाल कि कौन सा संक्रामक रोग है और कौन सा गैर संक्रामक रोग है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। गैर संक्रामक रोग उस रोग को हम बोलते हैं मेरे लाडलो जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलता नहीं है, उसे हम बोलते हैं वो गैर संक्रामक रोग है। मलेरिया की जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, मतलब ये संक्रामक बीमारी होती है। टाइफाइड ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, मतलब संक्रामक बीमारी है। न्यूमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, मतलब संक्रामक बीमारी है। कैंसर जो है मेरे लाडलो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया ये एक असंक्रामक बीमारी की लिस्ट के अंदर हमारे पास में आ रही, लेकिन असंक्रामक बीमारी की लिस्ट में हमारे पास में आ रही है, इसलिए करेक्ट आंसर हम सी के ऊपर टिक करेंगे। ओके, ये हमारे पास में इस पूरे सवाल के क्या होते हैं, इस तरह से हम आंसर लिख करके आते हैं बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से।
ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उत्तर क्रमांक 1 में आएगा एंजियोस्पर्म, इसको हम आवृत बीजीय प्लांट भी बोलते हैं। उत्तर ख के अंदर आएगा सेकंड, कवक के द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक था, उससे क्या किया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। उत्तर ग में आएगा उपरोक्त सभी हाइड्रिला, जोस्टेरा, वेलेस्नेरिया तीनों में क्या होता है, जल परागन होता है। और उत्तर घ में आएगा हमारे पास में थर्ड आंसर कैंसर। कैंसर इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर 88% बच्चों ने दिया है, कम है लेकिन फिर भी ठीक है 88। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहां पे हमसे अगले सवाल में पूछा गया मेरे लाडलो, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास में 1 मार्क, 1 नंबर हमें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। 1 नंबर हमारे पास में हर एक सवाल के लिए। अब आइए इन सवालों के ऊपर हम क्या करते हैं, जरा चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे लाडले, ठीक है ना, सबसे पहले सवाल में मेरे लाडले आपसे पूछा गया कि मेंडल के कार्यों की जो पुनः खोज है वो किसने की थी। मेंडल के जो वर्क था उसको किसने डिस्कवर किया था, आपको ये पता होना चाहिए। 1856 में जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और 7 सालों के अंदर जब वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन लोगों को इसके बारे में, ठीक है ना, बायोलॉजी रट चुकी है, इसके बारे में खबर नहीं थी। तो सन 1900 में साइंटिस्ट निकल करके आते हैं और वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेंडल के कार्यों को फिर से रीडिस्कवर करने का काम करते हैं। हमसे यहाँ पर सवाल में यही पूछा गया था कि मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किसने की थी, कौन है वो हमारे पास में साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल के कामों को फिर से क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। ओके बताइए। पहला हमारे पास में साइंटिस्ट आता है मेरे लाडलो ह्यूगो डी ब्रीज, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास में कार्ल लॉरेंस, और तीसरे साइंटिस्ट हमारे पास में आते हैं कौन, शेनमार्क। ये हमारे पास में 3 साइंटिस्ट और इन्हीं तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, मेंडल के कार्यों को भैया डिस्कवर किया था। मेंडल के कार्यों की पुनः खोज सन 1900 में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल लॉरेंस और एरिच वॉन शेनमार्क। आप सिर्फ शेनमार्क भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इन्होंने क्या की थी, स्वतंत्र रूप से इन्होंने काम की खोज की थी। ये हमारे पास में इसका आंसर निकल करके आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन था, आपको इस तरह से इसका आंसर लिख करके आना था। अगले सवाल की तरफ जब हम चल रहे हैं तो अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिका है उसका नाम लिखो। लघु बीजाणु को कौन पोषण प्रदान करती है, जो लघु बीजाणु होता है उसे कौन न्यूट्रिशन देती है। तो बहुत इजी से सवाल है मेरे लाडलो, लघु बीजाणु को पोषण देने वाली जो कोशिका होती है उसका नाम हमारे पास में होता है टेपिटम। टेपिटम ही वो लेयर है, टेपिटम ही वो कोशिका है जो कि क्या करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो हम करेक्ट आंसर लिखेंगे क्या, टेपिटम। सीधा सिंपल सा हम आंसर लिखेंगे टेपिटम। ओके, शुक्रिया जिज्ञासा जी। ओके 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 ओके, चलिए आगे के सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहां पर होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां पर देखने को मिलती है। बहुत इजी सा सवाल है। फर्टिलाइजेशन की जो हमारे पास में प्रोसेस है वो देखने को मिलती है हमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा होता है, उस हिस्से का नाम होता है मेरे लाडलो क्या, एम्पुला। फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा होता है, उसका नाम होता है हमारे पास में एम्पुला। तो मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब मतलब फेलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होती है। कौन से वाले भाग में होती है, एम्पुला भाग में। ये कंप्लीट इसका आपको क्या करना है मेरे लाडले, आंसर लिख करके आना है। एम्पुला भाग में उसकी क्या होती है, हमें देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को के खंडों को क्या करता है, जोड़ता है। उसको जोड़ने का काम, तोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम कौन करता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला हमारे पास में सवाल होता है। चलिए, डीएनए खंडों को जोड़ने का जो हमारे पास में काम करेगा वो होता है मेरे लाडलो कौन, डीएनए लाइगेज। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हम लिख करके आते हैं भाई साहब, हमारे पास में डीएनए लाइगेज ही होता है जो कि क्या करता है, इसके खंडों को, सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। अच्छी बात है सर जी। आगे की तरफ चलते हैं। एआरटी का पूरा नाम लिखना है हमें। एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो एआरटी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे लाडलो वो होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इसका हमारे पास में नाम होता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसका हमारे पास में नाम होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न क्रमांक 2 के हमने क्या किए, पांचों के पांचों सवालों का क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखा। ओके मेरे लाडलो, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसके आंसर को लिख करके बोर्ड एग्जाम के अंदर आना है। डन डना डन डन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यहां पर हमारे पास में हर एक प्रश्न के लिए दो मार्क्स हमको मिलने वाले हैं। 2 मार्क्स का हमारे पास में सवाल है। पहला सवाल थोड़ा सा ज्यादा इजी पूछ लिया गया है कि भैया स्वपरागन और परपरागन में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेटली स्वपरागन का मतलब क्या होता है, तो एक ही पौधे या फिर एक ही प्लांट के अलग अलग पौधों के बीच में होने वाला जो परागन है उसको हम स्वपरागन नाम देते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन नाम दे देते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास में क्रॉस पॉलिनेशन।
जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसके लिए हमें माध्यम जैसे कि वायु, कीट या जल की आवश्यकता होती है। इसे हम पर परागण के नाम से जानते हैं। बहुत इजीली आपको क्या करना था, ये 2 पॉइंट लिख करके आना था। 2 मार्क्स का हमारे पास में क्या था मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। और लिखने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरह से हमको इसको लिख करके आना है। आप चाहो इस सवाल का आंसर टेबल के फॉर्मेट में भी लिख करके आ जाओ, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, गर्भ निरोधक के 2 कृत्रिम उपाय आपको लिखना है। आपको यह पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक के उपायों को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है हमारे पास में प्राकृतिक उपाय और दूसरा हमारे पास में होता है मेरे लाडलो कृत्रिम उपाय। प्राकृतिक में कौन आता है तो आवधिक संयम आता है, स्तनपान, अनातर्व आता है हमारे पास में, और हमारे पास में आता है वाह स्खलन। ये प्राकृतिक हमारे पास में उपाय थे। कृत्रिम उपाय में कौन आता है तो हमारे पास में जो कॉन्डम हो गया, IUCD हमारे पास में हो गया, ये सारे के सारे कृत्रिम उपाय के अंदर आता है। आपको किसी भी 2 कृत्रिम उपाय के बारे में लिख करके आना था, किसी भी 2 कृत्रिम उपाय के बारे में क्या करना था, लिख करके आना था। चलिए देखिएगा, सबसे पहला है हमारे पास में यांत्रिक अवरोध। इसका एग्जाम्पल जैसे कंडोम हो गया, डायफ्राम हो गया, ये हमारे पास में यांत्रिक अवरोध में आते हैं। दूसरा रासायनिक विधि जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, मालाडी और मालाएन, हमारे पास में इसका क्या होता है एग्जाम्पल निकल करके आएगा। ठीक है ना, डन 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 डन। ओके सर जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेंडल के पृथक्करण नियम को क्या कीजिएगा, लिखिएगा। हमसे पूछा गया कि भैया जो मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बारे में क्या कर दो, बता दो। क्योंकि 2 नंबर में सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। IMP लिस्ट में आता है, IMP सवालों की लिस्ट में हमारे पास में देखने को मिलता है। ओके ओके, सहेली टैबलेट, यस हाँ जी। तो इस मेंडल के पृथक्करण नियम की बात कर रहे हैं। क्या कहा था मेंडल साहब ने, इस नियम के अनुसार जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो अलील के जो जोड़े हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है ना, और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही अलील प्राप्त होता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम कहते हैं। इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर में ये हमसे सवाल पूछा गया था। अच्छा सवाल, डीएनए और आरएनए में क्या करना है, 2 डिफरेंस आपको बताना है। डीएनए और आरएनए के अंदर जब 2 डिफरेंस पूछा, बहुत बार पूछे जाने वाला ये सवाल है। और अगर आपने अपने मतलब मेरे दूसरे भी कुछ सेशंस अगर अटेंड किए होंगे तो ये सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलता ही मिलता है। डीएनए और आरएनए के बारे में जब हमसे पूछा जाता है तो हम कहते हैं भैया डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ये द्विकुंडलित होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और ये सामान्यतः एकल कुंडलित सिंगल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलता है। चलिए, जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार लिखिए। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। बताओ क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 प्रकार, जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये सवाल अच्छा है, मुझे पता है कि इसमें आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर जी डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर दीजिएगा। ये इजी सवाल है मेरे लाडले। ओ सॉरी, इजी नहीं, ये थोड़ा यूनिक सवाल है। ठीक है ना, क्या आएगा इसका आंसर दीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकारों के नाम लिखना है आपके। कौन से 2 प्रकार होते हैं जनसंख्या वृद्धि के, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ के 2 प्रकार, कौन से 2 प्रकार होते हैं। नहीं बेटा, जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं पूछे गए, यहीं पर तो आपको समझना है। जो जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण नहीं पूछना है, पूछे हैं नहीं कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है उसके कारण बता दो, ये नहीं पूछा है। जनसंख्या वृद्धि या फिर समष्टि की विशेषताएं नहीं पूछी बेटा, पॉपुलेशन की विशेषता नहीं पूछी है। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि जन्म दर और मृत्यु दर, वो नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। जनसंख्या वृद्धि के आपसे प्रकार पूछे गए। बाल विवाह बेटा इसके प्रकार में नहीं आता, बेरोजगार बेटा ये कोई प्रकार नहीं होता। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, जनसंख्या की वृद्धि 2 प्रकार से होती है, ये कहीं तो हमने पढ़ रखा है। जनसंख्या की वृद्धि 2 प्रकार से होती है, हमने कहीं तो पढ़ रखा है। ठीक है ना, कहीं तो पढ़ रखा है मेरे लाडलो। जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 2 प्रकार से आपको देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जब संसाधन असीमित होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन असीमित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और हमें चर घातांकी वृद्धि देखने को मिलती है।
हमें चर घातांकी वृद्धि देखने को मिलती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। चर घातांकी वृद्धि देखने को मिलती है। संसाधन अनलिमिटेड हो तब हमारे पास में ग्रोथ होती है, और जब संसाधन लिमिटेड हो तब हमारे पास में, ये दो तरह की हमारे पास में क्या होती है, वृद्धियां देखने को मिलती है। दो तरह की हमारे पास में ग्रोथ देखने को मिलती है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होता है कि जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार, पहला है चर घातांकी वृद्धि और दूसरा है हमारे पास में लॉजिस्टिक वृद्धि, ठीक है ना। ये आपने पढ़ रखे हैं दो अलग अलग प्रकार, ओके, दो अलग अलग प्रकार आपने क्या कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं। यही चीज है मेरे लाडले कि इस तरह से आपको कोई सरप्राइज करने वाली चीजें भी देखने को मिलेगी आपके पेपर में। आपको आपके एग्जाम के अंदर कुछ सरप्राइजिंग चीज भी देखने को मिलेगी, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी मेरे लाडले। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था वो आपके लिए एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके मेरे लाडलो, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आप जन्म दर मृत्यु दर नहीं लिखेंगे। इस सवाल का करेक्ट आंसर आता है चर घातांकी वृद्धि, ये पहला प्रकार है, और दूसरा है लॉजिस्टिक वृद्धि। जब संसाधन असीमित होते हैं तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, यह चर घातांकी वृद्धि कहलाती है। जब संसाधन सीमित होते हैं तो जनसंख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद स्थिर हो जाती है, यह लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है ना। यह लॉजिस्टिक वृद्धि हमारे पास में कहलाती है। अच्छा सवाल, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको देखे दुखाए सवाल आए। डेफिनेटली ऐसे सवाल आएंगे जो आपने बहुत बार पढ़ रखे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी आएगा, डला हुआ आएगा, जो कि आपको कंफ्यूज कर जाएगा। जैसे कि इस सवाल ने क्या किया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूरे इजी सवाल है। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में पूछा है, ठीक है। समष्टि क्या है, समष्टि के गुण के बारे में पूछा है, ठीक है। परीक्षण संकरण के बारे में पूछा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों के नाम और उनका वर्णन पूछा है, ठीक है। हाथी पांव रोग के ऊपर टिप्पणी, ये सारे आईएमपी पॉइंट्स की लिस्ट में है। लॉजिस्टिक वाइवा में पूछा था हमसे, बहुत अच्छी बात है। तो ये बता देना था कि जब संसाधन लिमिटेड होते हैं उस समय पर होने वाली जो वृद्धि होती है उसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं, सीधी सी बात है। इट्स ओके बेटा, सार्थक प्रैक्टिकल की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ये दो आईएमपी टॉपिक है मेरे बच्चा, और बहुत ज्यादा आईएमपी टॉपिक है, इसलिए ये पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु जनन, मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांडकाएं की एक कोशिका सक्रिय होकर एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, और इनमें से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक ही फंक्शनल हमारे पास में गुरु बीजाणु बनता है, जो आगे चलकर भ्रूण कोष को बनाता है। आप 3 नंबर में इतना भी लिख करके आएंगे, आपका काम बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, हो गए। चलिए अगला सवाल, समष्टि पॉपुलेशन, समष्टि के बारे में हमसे पूछा गया। इसकी विशेषताएं वही पुरानी, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये हमारे पास में इसकी विशेषता होती है। परीक्षण संकरण, आपको ये पता होना चाहिए मेरे लाडले, ये आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षण संकरण, ठीक है ना, आईएमपी क्वेश्चन है। और परीक्षण संकरण का बेटा जी आपको क्रॉस बना करके आना ही आना है। जो परीक्षण संकलन है उसका क्रॉस आपको बना करके ही आना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आप इसका जो क्रॉस है वो किस तरह से बनाएंगे। देखिएगा, चित्र में क्या बनाना है, इसका क्रॉस बनाना है। पहला तो आपने बना दिया, ये मेल हो गया। इधर के साइड में आपने बना दिया मेरे लाडले, ये हो गया है क्या, फीमेल हो गया। ओके सर जी। यहां पर हम लिखेंगे बेटा जी, एक है हमारे पास में कौन, लंबा पौधा। यहां पर हम लिखेंगे हमारे पास में है कौन, लंबा पौधा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में लंबा पौधा। ये हो गया हमारे पास में बोना पौधा, बोना पौधा हमारे पास में हो गया। इसे हमने लिया भैया एक कैपिटल टी, और ये है हमारे पास में स्मॉल टी, ठीक है। इनके अंदर फॉर्मेशन हुआ किसका, गैमेट का। यहां पर एक गैमेट बना, यहां पर हमारे पास में क्या बना, एक गैमेट बना। इस वाले भैये के अंदर जो गैमेट बना वो था हमारे पास में कैपिटल टी, और इसके अंदर बना है क्या, स्मॉल टी। जब ये दोनों ही आपस में फ्यूज हुए, जब ये दोनों ही आपस में हमारे पास में मिले, तो यहां पर जो हमारे पास में कंडीशन देखने को मिलेगी मेरे लाडलो, वो होगी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन। और ये जो प्लांट होगा ये हमारे पास में कैसा होगा, लंबा पौधा होगा। अब इसका इसी के साथ में संकरण नहीं कराते हैं, हम इसका संकरण करा देते हैं अप्रभावी जनक के साथ में। अप्रभावी जनक बोले तो कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा दिया स्मॉल टी के साथ में, दैट्स इट। ठीक है सर जी, इतनी बात हमारे पास में क्या है, क्लियर है।
और यहां पर ये दोनों ही क्या होते हैं, गैमेट्स अलग, और यहां पे ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पे बनेगा कैपिटल टी, यहां पे बनेगा हमारे पास में स्मॉल टी, यहां पे केवल बनेगा क्या, स्मॉल टी। ठीक है सर। जब ये दोनों हमारे पास में आपस में फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये दोनों फ्यूज होंगे तो आएगा हमारे पास में स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबा पौधा होगा, और ये स्मॉल टी ये बोना, तो एक लंबा और एक हमारे पास में बोना, यही इसका हमारे पास में क्या होता है, डायग्राम। तो जब किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले प्रभावी लक्षण वाले जीव का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण कहते हैं। इसका उपयोग जीव के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे का संकरण स्मॉल टी बोने से कराएं तो संतति का अनुपात 1:1, मतलब 50% लंबे और 50% आपको क्या देखने को मिलेंगे, बोने देखने को मिलेंगे। ओके। न्यूक्लियोटाइड बहुत आईएमपी सा सवाल है मेरे लाडले। इसमें 3 चीजें होती है, एक तो होता है नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार 2 तरह के एडेनिन ग्वानिन मिलाकर के प्यूरिन कहलाते हैं, साइटोसिन थायमिन यूरेसिन मिलाकर के ये पिरिमिडिन कहलाते हैं। पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की, एक होती है डीऑक्सीराइबोस और एक होती है हमारे पास में राइबोस। फॉस्फेट समूह की बात करें तो भैया हमारे पास में अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है, किसको, न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए को या फिर आरएनए को, ये अम्लीय प्रकृति देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आपसे पूछा गया था, हाथी पांव एलिफेंसियसिस या इसी को हम फाइलेरियसिस नाम देते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका देखो, हमने बहुत जगहों पर हिंदी नाम के साथ में इंग्लिश नाम को भी क्या किया, ऐड किया, और ये बड़ा ही अच्छी बात है। ठीक है ना। सुपर 30 के क्वेश्चन याद करें पहले या मॉडल पेपर के, मेरे बच्चा इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू मेरे लाडले। आपके सामने पूरी नदियां है क्वेश्चन सो की आपको जो पहले करना है वो आप पहले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, कोई भी कर लो, 2 में से कुछ भी कर लो, बस ईमानदारी से कर लो। ठीक है ना, ईमानदारी से 2 में से किसी को भी कर लो। ओके। तो बाउचेरिया ब्रिंकोफ्टाई नामक कृमि के कारण होने वाली डिजीज हाथीपांव होती है। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और शरीर की लसिका ग्रंथियों में धीरे धीरे विकसित होकर उन्हें अवरुद्ध कर देता है, जिससे पैरों और जनन अंगों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। प्रभावित अंग हाथी के पैर जैसा मोटा दिखाई देने लगता है, इसे इसलिए हम हाथीपांव डिजीज के नाम से क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं, इसीलिए इसको हम हाथीपांव डिजीज के नाम से जानते हैं। एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या मेरे लाडलो इसके अंदर? हाँ जी, इसके अंदर कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी से बताइए। एनी प्रॉब्लम्स, कोई समस्या इसके अंदर नजर आ रही है क्या? ओके ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ जी, आगे की तरफ चलें। ओके, शुक्रिया सौरभ भाई। चलिए, हर्शे और चेस के प्रयोग किस पर आधारित था? इस प्रयोग का वर्णन कीजिए और इसका क्या करो, निष्कर्ष लिखो। हर्शे और चेस का प्रयोग किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट था, ये पहले बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है ना। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर पूछा गया है। जीन चिकित्सा क्या होती है, इसका वर्णन करना है। अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाना है। अनुकूलन किसे कहते हैं, जीवधारियों में अनुकूलन का उदाहरण दीजिए और एलेन का नियम लिखिए। एलेन का जो नियम है उसके बारे में आपको लिखना है, क्या होता है एलेन का नियम, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। ये हमारे पास में इसके सवाल पूछे गए। आइएगा इन सवालों का जरा हम आंसर क्या करते हैं, देते हैं। हर्षी और जो चेज है इसका प्रयोग मेरे बच्चा बैक्टीरियोफेज के ऊपर क्या था, आधारित था। 2 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था। पहला तो था बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी, और दूसरा था बेटा जी ई-कोलाई। नहीं बेटा मीनाक्षी, गलत हो गया आपका। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित नहीं था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित नहीं था। हम लिखेंगे हर्षे और चेस का प्रयोग का आधार क्या था, यह प्रयोग बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई बैक्टीरिया पर आधारित था। उसने किसके ऊपर यह प्रयोग किया था और क्यों किया था, हमको यह लिखना है। तो 2 लोगों के ऊपर किया था, एक तो बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इनका उद्देश्य यह था कि भैया वो सिद्ध करना चाह रहे थे कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना, डीएनए हमारे पास में आनुवांशिक पदार्थ है, ये सिद्ध करना चाह रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने फास्फोरस और सल्फर के रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का क्या किया था, यूज किया था। और उन्हीं रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का यूज करके इन्होंने क्या किया था, ये लास्ट में सिद्ध किया था कि भैया जो डीएनए होता है वो हमारे पास में क्या होता है, आनुवांशिक प्रोटीन, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, डीएनए होता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो आधार में आपको यह लिखना है कि भैया बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई पर आधारित था।
किसके ऊपर आधारित था? सवाल में यह पूछा है किसके ऊपर आधारित था, किसके ऊपर डिपेंडेंट था ये एक्सपेरिमेंट? तो दो लोगों के ऊपर, एक तो बैक्टीरियोफेज और इकोलाई। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि सिद्ध करेंगे कि भैया डीएनए हमारे पास में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हर्सी और चेज बेटा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा क्या है, आईएमपी है, इसलिए इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत। ओके, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इजी क्वेश्चन मेरे लाड लो, इजी क्वेश्चन की लिस्ट में हमारे पास में आ रहा है। शरीर अपनी ही कोशिका रोगाणुओं के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी बनाती है, यह धीमी होती है लेकिन लंबे समय तक चलती है, टीकाकरण। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जब शरीर को बाहर से तैयार एंटीबॉडी दिए जाते हैं तो उसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। ओके, जीन थेरेपी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल 1990 में पहली बार एक 4 वर्षीय बच्ची के अंदर एडीए की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी का सीधा सिंपल सा मतलब किसी व्यक्ति के अंदर, बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हर मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 100% मॉडल वो जो आपका डायग्राम है वो आएगी ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% आपके इसमें डायग्राम आए ही आए। तो आपने कुछ उसमें देखे हैं कि डायग्राम्स आए कुछ मॉडल पेपर में, इस मॉडल पेपर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया है। चलो, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बेटा किसी व्यक्ति के दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ और क्रियाशील जीन में बदलकर हम आनुवांशिक बीमारियों को क्या करते हैं, उपचार करते हैं। जीन चिकित्सा आईएमपी टॉपिक। आइए अनुकूलनीय विकिरण के बारे में हम चलते हैं। एक ही पूर्वज प्रजाति से शुरू होकर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और वातावरण के अनुसार नए प्रकार की प्रजातियों के विकसित होने की प्रक्रिया अनुकूलनीय विकिरण कहलाती है। जैसे गैलापागोस द्वीप समूह पर डार्विन के फिंच पक्षियों की चोंच में बदलाव, ये इसका एग्जाम्पल था हमारे पास में। ओके, अगला सवाल अच्छा है, इसमें आपको प्रॉब्लम जा सकती है, ठीक है ना। अगला सवाल अच्छा है, इसमें आपको प्रॉब्लम जा सकती है। हमसे पूछा गया था कि भैया अनुकूलन क्या है, इसका एग्जाम्पल देना है और एलन का नियम लिखना है। याद कैसे करूं बेटा, याद तो यार याद कैसे करूं, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसी से याद होगा। चलिए, तो अनुकूलन किसी जीव का वह गुण जो कि शारीरिक आकार की, कार्य की, व्यवहारिक, जो उसे अपने पर्यावरण में जीवित रहने, जनन करने में योग्य बनाता है, उस परिवर्तन को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय प्लांट्स के अंदर पत्तियों का कांटों में बदलना ताकि पानी की कमी को रोका जा सके। आप इसके अलावा भी और दूसरे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऊंट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप अपने अमेरिकन जो रेट है, चूहा है, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एलन का नियम, एलन का नियम कहता है कि ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और अंग जैसे हाथ पैर आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि शरीर की गर्मी की हानि को कम किया जा सके। ये एलन का हमारे पास में क्या होता है, नियम होता है। तो इस सवाल, ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल पूछा गया था। अनुकूलन किसे कहते हैं, जीवधारियों में अनुकूलन का उदाहरण, और एलन का नियम आपको क्या करना था, इसमें लिखना था, ठीक है ना। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगले सवाल की लिस्ट में हमारे पास में क्या आ रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कोई 2 ड्रग्स के बारे में टिप्पणी लिखनी है आपको, कोई भी 2 ड्रग्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, क्लोनिंग संवाहक के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। जैव विद्युत संचरण क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके बारे में बताना है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक, ये सवाल थोड़ा अलग हट करके पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल, अलग हट करके पूछा गया सवाल है। ओके, क्या बेटा सपना, चैप्टर 5 में हर्षे और चेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने डीएनए इन प्रोटीन के बीच अंतर बतनागर था है, यस। कोई भी 2 ड्रग के बारे में लिखना है, आप कोई सी भी 2 ड्रग्स के बारे में लिख सकते हैं। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है उसके बारे में लिखना है। ये सवाल थोड़ा अलग है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, भैया बायोडायवर्सिटी को हमें क्यों बचाना चाहिए, यह पूछा गया है। और इसके संरक्षण के लिए उठाए गए उपाय, कौन से कदम इसके संरक्षण के लिए उठाए गए, यह पूछा गया। वाहिदमल, ये तो एज इट इज आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में से ही आता है मेरे लाडले, मतलब कुछ उसमें यूनिक नहीं पूछा गया है। आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके इस पेपर के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन जो था एमसीक्यू में, आपको यूनिक सवाल देखने को मिला एक आधा। देखो एमसीक्यू के अंदर आपको यूनिक सवाल देखने को मिला था, ये वाला, ठीक ना, ये वाला। मैं इसको यूनिक नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला था, ये वाला थोड़ा अलग हटके सवाल था एमसीक्यू के अंदर। और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये होगा। 4 एमसीक्यू है, उसमें से एक आधा एमसीक्यू हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हट करके हो।
अलग हट करके होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब हार्ड हो या ऐसा हो वैसा हो, नहीं। ऐसा होगा जिसमें कि आधे से ज्यादा बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला सवाल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर आप जनरली ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हर जगह पर आपको एक सवाल ऐसा देखने को मिलेगा, हर जगह पर, हर क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहां पर जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार के बारे में पूछा, 5 में से एक सवाल क्या था, थोड़ा सा यूनिक सवाल था। यही चीज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी कि पेपर ऐसे ही बनाया जाता है कि कुछ आईएमपी सवाल होते हैं, 1 से 2 अलग हट करके कुछ सवाल होते हैं। अलग हट करके होने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा मतलब कहीं और से पूछ लिया, नहीं। वो सवाल ऐसे पूछा है कि आपको वो कंफ्यूज कर देगा, आपको याद ही नहीं आएगा कि भैया क्या पूछा गया है, ठीक है ना। जनरली हमको जनसंख्या वृद्धि समष्टि के गुण बहुत ज्यादा याद होते हैं और इस सवाल में हम वही मिस्टेक कर देते, लेकिन इसमें दूसरा लिख रहा था। ओके, ठीक है ना। यहां पे आपको सब नॉर्मल देखने को मिला था। इस वाले सवाल में एलन का नियम पूछा गया था, जो कि जनरली याद आपको रहता नहीं है, ठीक है ना। ओके, और यहां पर इस वाले सवाल के अंदर यूनिक क्या कर लिया गया, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यह पूछ लिया गया आपसे। ये यूनिक चीज होगी। ओके, सवाल के आंसर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ड्रग्स के बारे में अगर हमको लिखना है तो हम कुछ कोई सी भी ड्रग्स लिख सकते हैं। हम ओपियोइड्स के बारे में लिख सकते हैं। ये ड्रग्स शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जठरांत्र संबंधी मार्ग स्थित विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए हेरोइन अफीम के पौधे पेपापर सोमनिफेरन के लेटेक्स से प्राप्त होता है और यह शरीर के कार्यों को धीमा कर देती है। कैनाबिनॉइड्स ये रसायनों का समूह है जो मस्तिष्क के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के साथ क्रिया करते हैं और यह भांग के पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। इसका मुख्य प्रभाव शरीर के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर होता है, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर आईएमपी टॉपिक है मेरे बच्चा। क्लोनिंग संवाहक वह डीएनए अणु है जिसमें किसी विजातीय डीएनए खंड को जोड़कर उसे किसी पोषक कोशिका में क्लोन किया जाता है। एक आदर्श संवाहक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला तो और ही होना चाहिए, सिलेक्टिव